गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? एक बार वॉइस वीडियो बता दो, क्लियर है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हमारा प्रैक्टिस है तीन अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एग्जाम वाइज रेलिवेंट रहेंगे। AS4, AS5 एंड AS29। 4 और 5 कैटेगरी 3 वाले हैं और AS29 है कैटेगरी बी वाला। 4, 5, 29 तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज हम टेकअप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट टूडे सेशन, क्योंकि लास्ट सेशन में मैं गुरु ज्ञान नहीं दिया, अपने को थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो आज मैं चालू कर रहा हूं एक छोटे से गुरु ज्ञान से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने सीए इंटर के एग्जामिनेशंस देने में। हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर, हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। अगर सीए इंटर, सीए फाइनल लेवल पर, सीए फाउंडेशन लेवल पर कभी कोई टफ पेपर आ जाए तो उस टफ पेपर को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या आपका उस समय पर्सपेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने पेपर में आगे बढ़ना चाहिए, यह समझना आप सबको बहुत जरूरी है। आप लोग सीए इंस्टीट्यूट को अब बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं। आपको पता है सीए इंस्टीट्यूट किस तरीके से अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, तो आप ये भली भांति जानते हैं। अगर मैं सीए इंटर लेवल की बात करूं तो ग्रुप 1 में 3 में से एक पेपर टेक्निकल आएगा, ग्रुप 2 में से 3 में से एक पेपर टेक्निकल आएगा, यानी 6 पेपर में से 2 पेपर टेक्निकल आएंगे, एक ग्रुप 1 से और एक ग्रुप 2 से। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर वो टफ पेपर तो कुछ भी हो सकता है, एडवांस अकाउंट्स भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है, उधर कॉस्ट, एफएमएसएम, ऑडिट कुछ भी हो सकता है। तो सर कभी भी अगर टफ पेपर हमारे सामने आए, हम टफ पेपर को कैसे हैंडल करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये समझना, पेपर टफ आएगा, ये जाना हुआ बात है, समझा हुआ बात है। इस टफ पेपर के कारण, कोई पेपर टफ आ जाए उसके कारण हम पीछे हट जाए, हम पीछे टेंशन में आके हट जाए कि यार ये पेपर मेरा बहुत खराब गया है, अब मैं नेक्स्ट पेपर में जाऊंगा ही नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है जो बच्चे करते हैं। अगर आपने ग्रुप 1 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है या ग्रुप 2 के लिए भरा है या दोनों ग्रुप के लिए भरा है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक, दो या दोनों ग्रुप देने हैं, आपको यह समझना है कि मुझे सारे पेपर्स के लिए अपीयर करना है। कोई अच्छा जाए, कोई खराब जाए, कोई मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाए, कोई ना जाए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला तो सारे बच्चों के अंदर यह पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं सारे एग्जाम्स अपीयर करूंगा, नो मैटर पेपर कैसा भी आ जाए, मुझे सारे एग्जाम्स देने जाना है। से फॉर एग्जाम्पल हो जाए ऐसा कि अभी जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है उसमें एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ आ गया। अगर एडवांस अकाउंट्स का पेपर टफ आ गया और उसमें थोड़ा सा मान लो आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो आप ये लॉ और टैक्स में इसका प्रेशर आगे बढ़ने ना दे। आप ये समझे कि यार एडवांस अकाउंट्स टफ आया है, अकाउंट्स टफ आया है, मैं पास तो हो ही जाऊंगा, 50 तो ले ही आऊंगा। अब मुझे लॉ और टैक्स में अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं, पेपर इजी आएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड सबके दिमाग में होना चाहिए। नंबर 2, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी पोजीशंस लाना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, वो ये समझे कि टफ पेपर एक वरदान है। जब पेपर टफ आता है ना, तभी एक डिफरेंशिएशन हो पाता है किन बच्चों ने पढ़ाई की है और किन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। जो बच्चे पढ़ाई सही से नहीं करके आए हैं वो इस पेपर में अलग हो जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई करके आए हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पेपर टफ आने से ना, वो बच्चे जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएट हो पाते हैं दूसरे बच्चों से, क्योंकि दूसरे बच्चे अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, वो बच्चे टेम्परामेंट मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं और रैंक स्कोर करते हैं। तीसरा बात,
पेपर टफ होने का मतलब क्या है? सौरभ पूछ रहे सर कैसे पता पेपर टफ है? पेपर टफ होने का मतलब होता है या तो पेपर एक्सेस लेंदी है, या पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, या पेपर में 30-35 मार्क के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बनाते समय रियल में आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन होगी। नए टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं जो ऐसे कभी पहले नहीं आए। यानी दो 14-14 मार्क का क्वेश्चन, देख एक तो चॉइस में छोड़ना है, एक और क्वेश्चन यानी दो 14-14 मार्क 28 मार्क के क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बनाए हैं जिनको करने के लिए रियल में हमें एफर्ट्स करने होंगे, जो सिर्फ हमने क्लास में जो क्वेश्चन किया उससे नहीं होंगे, उसमें हमको अलग से एफर्ट्स देना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टफ पेपर। जैसे लास्ट टाइम पेपर आया था लॉ का, इट वॉज टफ बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। जिन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्वेश्चन पूछे गए वैसा बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो पेपर अपने आप टफ हो गया। तो पेपर टफ किस कारण से होता है? बहुत एक्सेसिव लेंदी है, अनएक्सपेक्टेड आ गया, या नंबर 3 भैया हम लोग जो पेपर दे रहे थे उसमें 28-30 मार्क्स का ऐसा पेपर था जो मेरे को लगा था कि भाई इसको तो यहां बैठ के सॉल्व करना होगा, ऐसा तो क्वेश्चन पहले देखा ही नहीं। इसी को बोलते हैं टफ पेपर। और टफ पेपर कुछ नहीं होता। रियल में मेरे से अगर पूछो ना, पेपर अगर टफ है, बहुत बहुत ज्यादा लेंदी है या अनएक्सपेक्टेड भी है, या 2-3 क्वेश्चन टफ आए हैं, पेपर में 70 मार्क का जो पोर्शन है वो करने लायक होता है। 28 to 30 मार्क का ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट 70 to 80 मार्क का पेपर ऐसा होता है जो बच्चा अगर शांति से करे, अपना पेशेंस ना खोए, कामनेस रख के पेपर को सॉल्व करे, तो 70 to 80 मार्क का पेपर वो आराम से सॉल्व कर सकता है। जब भी पेपर टफ आएगा, अब आपका ये मैंने बता दिया टफ पेपर होता क्या है। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? जब भी पेपर टफ आएगा आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी फ्रॉम स्कोरिंग या डूइंग द फुल पेपर टू जो जो मेरे को आता है वो करते जाऊं और मार्क्स बटोरते चला जाऊं। हम लोग पहले टारगेट करेंगे कि 40 मार्क्स का पेपर, यानी 3 14-14 मार्क के क्वेश्चन या 2 14-14 मार्क के क्वेश्चन और 12 मार्क का एमसीक्यू, 40 मार्क का पेपर मैं बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करूं। अब यहां पर ना क्वेश्चन की चॉइस बहुत मैटर करेगी। अगर आप गलत क्वेश्चन को पहले लेकर बैठ गए, बहुत लेंथी क्वेश्चन को पहले लेकर बैठ गए, तो आप अपना पेपर खराब कर लोगे। इस समय क्या करना चाहिए? जैसे मान लो अकाउंट्स में लेंदी आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको बना के कंप्लीट करो। हो सकता है 14 में से 10 तुमको पूरा अच्छे से आता है, 10 बना के रेडी कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खोजो जहां पे आपको लगता है कि आप 7 10 14 मार्क्स अच्छे से कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ो एंड ट्राई करो पहले 40 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए। जैसे ही 40 मार्क का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, फिर आपको एक टारगेट लेना है कि मैं अब 20 मार्क्स और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, आप मेरी बात लिख के रख लेना, आपको 50+ आराम से मिलेगा। आपको कोई फेल नहीं कर सकता। पेपर जब टफ होता है, टेक्निकल होता है, चेकिंग इजी होती है, तो आपको जितना आपने किया है उसके लिए बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर किए जाएंगे। अब इस 60 के ऊपर जितना भी आप कर पा रहे हो वो आप भगवान को अर्पित कर देना। ये बोलना कि भगवान आज के दिन आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ थे, मेरी बुद्धि सही जगह पर चली और 3 घंटे में अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाया। 60 के ऊपर फिर जितना तुमसे हो सके करते चले जाओ, वो भगवान के तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। बट हमारा कर्तव्य क्या है? पहले 40 मार्क्स और फिर 20 मार्क्स, ये 60 मार्क्स हम इतना अच्छा लिखे कि चेक करने वाले को ये लगे कि इस बच्चे को सब कुछ आता था, क्योंकि पेपर लेंथी था इसीलिए पूरा नहीं कर पाया। वो तो कोई नहीं कर पाया। एक काम करो, इस बच्चे को मार्क्स अवार्ड करो। तो जब भी पेपर टफ आएगा ना, टफ पेपर को हैंडल कैसे करते हैं, आप प्लीज सारी कुछ करने में मत जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको आते जा रहा है उतना करते आगे बढ़ो। देखोगे आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। पहले मैं ट्राई करूंगा 40 मार्क्स तक को पहुंचने का। जब मैंने 40 मार्क्स को अच्छे से कर दिया तो 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने 60 अच्छे से कर लिया है तो मेरे को फेल कोई नहीं कर सकता। फिर जितना मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं लिखते चला जाऊंगा और 3 घंटा पूरे बैठ के जितना दूर पहुंच सकूंगा उतना पहुंचूंगा। अगर ये कोई बच्चा कर लेता है ना, आई एम 100% श्योर उस बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता। वो बच्चा टफ पेपर में भी अच्छा से अच्छा करके आएगा। तो कभी भी टफ पेपर आए तो डरना मत। अगर तुम रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए वरदान है। तुम अगर ये 3 घंटे अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लिए तो तुम रियल में एक रैंक होल्डर बनोगे। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। नंबर 2, तुम अगर एवरेज बच्चे हो, तुम अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो कि हाँ सर हम पढ़ के गए थे, मेरे को रैंक का उम्मीद नहीं था बट मुझको पास होना है, तुम बस अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करो, देखो तुम्हारा एग्जाम सच में अच्छा जाएगा।
और जब ऐसा पेपर आए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उस पेपर को, उस बला को कभी घर तक मत लाना। एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पेपर जमा किया, नीचे उतरे, क्वेश्चन पेपर फाड़ा, डस्टबिन में डाला, घर आ गए। क्योंकि जब टफ पेपर आएगा तो आपको चिंता होगी कि भाई मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है। आप घर आके एक एक चीज चेक करने लग जाओगे एंड फिर आपका होगा दिमाग खराब। इससे बेटर है इस बला को वहीं छोड़ के आओ, जो होना था हो गया, अब मैं आगे कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे लॉ और टैक्स की प्रिपरेशन करनी है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पेपर को कभी घर लाके किसी के साथ डिस्कस मत कीजिएगा। जो आपने लिखा है वो पत्थर की लकीर है। और रियल में मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे पेपर में जो माहौल बनता है ना, आपने 3 घंटे में क्या किया है वो आपको भी रियल में नहीं पता है, बस आप करके आ गए जितना आपसे हुआ। तो आप प्लीज किसी के साथ कंपैरिजन, किसी के साथ प्लस माइनस चेकिंग वेकिंग मत कीजिएगा, आप सीधा अपना नेक्स्ट पेपर का तैयारी कीजिएगा। अगर कोई ये फॉलो कर लेता है, टफेस्ट से टफेस्ट पेपर ऑफ सीए एग्जाम्स, मैं 100% श्योर हूं कि आप पास करके निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने अपने समय में हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि मुझे कभी भी डरना नहीं है। क्योंकि पेपर जब टफ आया है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, सारे एग्जाम बच्चों के लिए है जो एग्जाम्स दे रहे हैं। तो मेरे को बस अपने आप को मेंटेन करना है। वो कहानी आपने सुनी होगी, 2 दोस्त है, दोनों दोस्त एक जंगल में जा रहे होते हैं, पीछे एक शेर आ जाता है। शेर, वो शेर दहाड़ता है तो दोस्तों को डर लगता है कि भाई अब क्या होगा, अब तो मौत हमारे सामने लिखी है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है, बता भाई कैसे बचेंगे हम लोग। पहला दोस्त बोलता है, भाई अगर मैं तेरे से ज्यादा फास्ट भाग पाया तो मैं बच जाऊंगा, तो मुझे शेर की स्पीड से नहीं भागना है, मुझे बस तेरे से थोड़ा सा स्पीड भागना है। अगर मैं तेरे से थोड़ा सा स्पीड भाग लूंगा तो शेर तुझे खाएगा, मैं निकल के चला जाऊंगा। क्योंकि जो लिखा है वो तो पता ही है कि भाई ऐसा होना है, अब एक जन को तो कुर्बानी देनी होगी। अब जो फर्स्ट भाग गया वो निकल गया। वही टफ पेपर में जो बच्चा फास्ट थोड़ा सा उसमें भाग लेता है, थोड़ा टेम्परामेंट मेंटेन करके चुपचाप उसको निकाल देता है, वो बच्चा सक्सीड कर जाता है, दूसरे वाले बच्चे शिकार बन जाते हैं। तो अगर आपको शिकार नहीं बनना, आपका पेशेंस, आपका कामनेस, आपका टेम्परामेंट उस समय आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। I hope you understand my point. Try to follow all the Guru Gyans which I have gave and you will thank me later कि सर आपके गुरु ज्ञान के कारण हमारे 5-10 मार्क्स जाते जाते बच गए और हमने वो 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं। डन। चलिए, अब ये गुरु ज्ञान के बाद आज का हमारा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है? Contingencies and events occurring after balance sheet date. Contingencies and events occurring after balance sheet date. Famous for केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मेरे को लगता है कि बड़े क्वेश्चन में ना देके इंस्टीट्यूट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडीज वगैरह इससे बना के दे सकता है, या सिंपल एक तो पॉइंट पैरा देगा, उसमें ज्ञान लिखेगा और आपसे एक केस स्टडीज आती है जिसमें अलग अलग एज से क्वेश्चन बनता है और 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो उसमें एक पैरा दे देगा इसका और आपको पूछेगा बताइए क्या करना है। तो ज्यादातर मुझे लगता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। अगर मेन क्वेश्चन में आया तो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको सिनेरियो दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इस पर्टिकुलर चीज का क्या ट्रीटमेंट होगा एज पर AS4। क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट है तो ट्रीटमेंट करेंगे, रिकॉग्निशन अकाउंटिंग करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो सिर्फ डिस्क्लोजर करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो केस स्टडी बेस में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की ज्यादा चांस है। तो मैं चलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, पेज नंबर 31 to 36। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मेनली 2 जगह है, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक बार रिवाइज कर लोगे पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्रोल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं। For 5 companies whose financial year ends on 31st March 23, the financial statements were approved by the approving authority on 15 June. 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है 15 जून को। तो 31 मार्च के बाद से लेकर 15 जून तक हम लोग बोलते हैं पीरियड आफ्टर द बैलेंस शीट, और इस पीरियड में जो इवेंट होते हैं उनको बोलते हैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ड्यूरिंग 23-24 द फॉलोइंग मटेरियल इवेंट्स टुक प्लेस। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। A Limited sold a major property which was included in the balance sheet at rupees 1 lakh, for which contract have been exchanged on 15th March. The sale was completed by 15th May at a price of 2.5 lakh.
कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो चुका था, खाली हमारा फाइनल जो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम हुआ है, वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब एग्जीक्यूट हो चुके थे 15 मार्च को, बैलेंस शीट डेट से पहले। तो बैलेंस शीट डेट पर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती थी सेल की। अगर बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गए, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। और अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो ए लिमिटेड को प्रॉपर्टी के सेल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी 31 मार्च को। प्रॉपर्टी बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का। 1 लाख का प्रॉपर्टी 2.5 लाख में बेचा, 1.5 लाख का प्रॉफिट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट, ऑन 30th April, a 100% subsidiary of B Limited declared a dividend of 3 lakh in respect of its own shares for the year ended 31st March 23। बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा ऐसी कोई कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हम सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये डिस्क्लोजर नोट्स में होगा, ये डिस्क्लोजर रिपोर्ट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी में नहीं होगा। डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आप सिर्फ डिस्क्लोज करते हो नोट्स टू अकाउंट्स में, वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। On 31st May, mail order activities of C Limited, a retail trading group, were shut down with closure cost amounting to 2.5 million। 31st मई को हमारा एक डिवीजन शट डाउन हो गया है और क्लोजर का खर्चा 2.5 मिलियन लगेगा। इसके बारे में 31 मार्च को कुछ पता था नहीं पता था ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हम क्लोजर कॉस्ट का प्रोविजन अभी नहीं बनाएंगे, हम क्लोजर कॉस्ट का प्रोविजन नेक्स्ट ईयर ही बनाएंगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद हमारे पास ऐसा कोई बात था नहीं। नेक्स्ट, on 1st July, the discovery of sand under D Limited's major civil engineering contract size causes the cost of the contract to increase by 25%, for which there will be no corresponding recovery from the customer। 1 जुलाई 2023, अब 1 जुलाई 2023 तो आफ्टर अप्रूवल है। आफ्टर अप्रूवल 15 जून को अप्रूव हुआ, 1 जुलाई को डिस्कवरी हुआ सैंड का। अगर 1 जुलाई से पहले हो जाता डिस्कवरी तो हम बोलते हैं सैंड तो पहले से ही था। 31 मार्च को हमको नहीं पता तो क्या हुआ, बट सैंड एग्जिस्ट करता था। बट ये हमको 15 जून के बाद पता चला, विच इज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दिस इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये 15 जून के बाद पता चला है। 15 जून के बाद पता चला है तो बैलेंस शीट अप्रूव हो चुकी है। अब मैं उस बैलेंस शीट को चेंज नहीं करूंगा, तो दिस इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मेरे को AS4 यहां नहीं लगाना है। Fire on 2nd April, company destroyed manufacturing plant of E Limited. It was expected that loss of 10 million would be fully covered by insurance company। 2nd April को फायर हुआ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका कोई पहले से अंदाजा नहीं था, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक डिस्क्लोजर कर देंगे रिपोर्ट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी में कि ऐसा 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 हुआ है। सर यहां वो गोइंग कंसर्न वाली बात लिखे क्या, मत लिखना, क्योंकि दिस इज फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। पैसा आएगा, हम लोग चीजें वापस शुरू कर पाएंगे, तो यहां गोइंग कंसर्न वाला लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेरे को बोल रहा है बताइए कैसे डील करेंगे। पहला, ए लिमिटेड, sale of property should be treated as an adjusting event since contract have been exchanged prior to the year end। ठीक है, बात खत्म हो गया। Declaration of dividend on 30 April of rupees 3 lakh would be treated as a non-adjusting event in the financial statement because the dividend has been declared after the balance sheet date and no condition existed on the balance sheet date। Number C, closure cost not anticipated at the year end would be treated as a non-adjusting event। Memorandum disclosure should be required for closure of mail order activity since no non-disclosure would affect users understanding of the financial statement। Disclose जरूर करना चाहिए था। The event took place after the financial statements were approved by the approving authority, thus outside the purview of AS4। However, in view of significance of the transaction, directors may consider publishing a separate financial statement, additional statement for the attention of the members। ये ठीक है, हम लोग आंसर लिखेंगे आउट ऑफ purview of AS4। अलग से आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला इवेंट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट since it occurred after the year end and does not relate to condition at the year end। However, it is necessary to consult the validity of going concern assumption having regard to the extent of insurance cover। Also, since it is said that loss will be fully covered by insurance, the fact should be disclosed by way of note in the financial statements। आपको यहाँ गोइंग कंसर्न वाला बात बाद में लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आप डिस्क्लोजर कर दो क्योंकि मटेरियल है। कवर्ड बाय इंश्योरेंस है तो गोइंग कंसर्न उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट आप लिखना चाहो गोइंग कंसर्न के लिए तो आप लिख सकते हो, मतलब वो लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि पूरा कवर्ड बाय इंश्योरेंस है, कंपनी आराम से वापस आ पाएगी।
बच्चा पूछ रहा है सर सैंड वाला अगर मेरे को 15 जून से पहले पता चल जाता तो मैं उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलता। क्यों बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट? सर 31 मार्च को थोड़ी पता था, सैंड एग्जिस्ट करता था। सैंड पहले से, जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था तभी से सैंड एग्जिस्ट करता था, मैंने चेक नहीं किया था, बाद में पता चला। इसका मतलब ये है कुछ चीजें जो 31 मार्च को थी उनके बारे में मेरे को बाद में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा और मुझे लास्ट ईयर ही लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्लियर है? ये गुड क्वेश्चन है, इसी में से आपको केस स्टडी कुछ दिखाई दे देगी एमसीक्यू में। अगर ये क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छी एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की आपको आइडिया लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स every year on 31st March. Financial statement for the year ended 31st March 24 are to be approved by approving authority on 30 जून। ठीक है, 30 जून को अप्रूव होगा। During first quarter 24-25 following events took place. Smart Limited has an inventory of 50 stitching machine costing 5,500 per machine. Company expecting a heavy decline in the demand in the next year. Company is expecting, कंपनी को लग रहा है 31 मार्च को कि डिक्लाइन होगा। Inventory valued at cost or NRV whichever is lower. During the month of April, due to fall in demand, prices have gone down drastically. 5 मशीन सेल हुआ है एट अ प्राइस ऑफ 4,000। तो जब आप एनआरवी एस्टिमेट करोगे, आप एनआरवी 4,000 के हिसाब से एस्टिमेट कर लेना। कॉस्ट हमारा 5,500 है, तो हम वैल्यू करेंगे 4,000 पर, वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को एट 4,000। 4,000 इंटू 50, 2 लाख रुपए पे वैल्यू होगा, और 50 इंटू 1,500 जो हम कम वैल्यू कर रहे हैं 75,000, वो लॉस मेरे पीएल में आ जाएगा। इसको हम एक एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। पहले से हमको पता था गिरेगा, बाद में जब बिका तो दिख गया कि भाई 4,000 में ही बिक पाएगा, तो एनआरवी 4,000 का लेके हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। फायर हैज ब्रोकन आउट इन कंपनीज गो डाउन ऑन 15 अप्रैल। फायर बाद में हुआ। कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ लॉस ऑफ 25 लाख, जिसमें से 75% इज रिकवरेबल। ये फायर बाद में लगा, दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इसका कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो मैं इसका डिस्क्लोजर करूंगा इन द रिपोर्ट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। हाउएवर मैं एक बार गोइंग कंसर्न भी चेक कर लूंगा कि भाई कहीं गोइंग कंसर्न इफेक्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर वो अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करके लिक्विडेशन बेसिस पर बनाना पड़ेगा। कंपनी entered into a sale agreement on 30th March to sell a property for a consideration of 7.5 लाख। 30 मार्च को अग्रीमेंट पे चला गया, which is being carried in the books at 550 at the year end. Transfer of risk and reward and sale is complete in the month of May, which when conveyance and possession gets completed. अब देखो क्या बोल रहा है, the transfer of risk and reward and the sale is complete in the month of May when conveyance and possession gets completed. 31 मार्च को हमने भैया बात कर ली। डेमोन गोइंग कंसर्न वाला लिखना ना लिखना अपने हाथ में है। यहां पे आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि इतना बड़ा इवेंट नहीं है कि गोइंग कंसर्न ऐसे ही इफेक्ट हो जाए। गोइंग कंसर्न बड़ी चीज होती है। 30 मार्च को हमारा सेल अग्रीमेंट इंटर हो गया था कि हम लोग एक प्रॉपर्टी बेचेंगे 7.5 लाख में। कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो चुका है, बाद में जाके उसका कन्वेंस वगैरह रजिस्टर हुआ है, पोजेशन वगैरह लिया है। देख यहां पे ना ये देखना पड़ेगा कि खाली अग्रीमेंट इंटर होना इज अ कंडीशन ऑन दी बैलेंस शीट डेट और नॉट। ये क्या कोई पुख्ता कंडीशन है? अगर सेल अग्रीमेंट इन प्रिंसिपली हमने सब डिसाइड कर लिया, हाँ ये करेंगे, बस बाद में जाके हमने चाबी का लेन देन करके रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। एडजस्टिंग इवेंट। Company has received during year 22-23 a government grant of 15 lakhs for purchase of a machine. Company received a notice of refund of the same grant on 15 June due to violation of some of the condition during the year 23-24. हम लोग को 23-24 में हमने वायलेशन कर दिया था। हम लोगों को नोटिस आया कि पैसा वापस करना है 15 जून को, क्योंकि वायलेशन 23-24 में हो चुका था। तो 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट करता था कि गवर्नमेंट मेरे से पैसा वापस मांग सकता है। तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है और हमको इसके बारे में अकाउंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए कि मेरा ये ग्रांट जो है वो रिफंड होने वाला है। आगे चलता हूं। Events occurring after balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and date on which financial statements are approved by BOD. Asset liability should be adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amount relating to condition existing on the balance sheet date, or that indicate the fundamental accounting assumption of going concern is not appropriate. In this case, financial statements are approved on 30 June on the basis of the following fact. Since on 31st March, Smart Limited was expecting a heavy decline in the demand of the stitching machine, therefore decline in the value during April 24,
considered as an adjusting event. Hence, Smart Limited needs to adjust the amount recognized in the financial statement with respect to NRV at the end of the reporting period. तो inventory should be written down to 4,000 per machine. Value of inventory 50 machine into 4,000 2 लाख रुपया होगा. Done? आगे. A fire took place after the balance sheet date during 24-25. Hence, corresponding financial of 23-24 should not be adjusted for loss occurred by fire. However, in this circumstance, the going concern assumption will be evaluated. In case going concern assumption is considered to be appropriate even after the occurrence of fire, no disclosure of the same is required in the financial statement. Done? खाली इवेंट का डिस्क्लोजर कर दीजिए, आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज नहीं करना है. सर इतने ज्यादा प्रोविजन हमें एग्जाम में याद भी आएंगे? मंथन अगर याद नहीं आ रहे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं की हुई है. बिल्कुल याद आने चाहिए. बिल्कुल डेवॉन, हम लोग पहले लिख देंगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, फिर एबीसीडी करके लिखेंगे. सिंस ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, अब ये ध्यान से पढ़ना. अब ये ना इसमें ना डाउट्स हो सकते हैं और इसमें गलती भी हो सकती है. Since transfer of risk and reward and sale was completed in month of May, when conveyance and possession got complete, no revenue should be recognized with respect to it in financial statement of 23-24. A disclosure for the same shall be made. अब देख, इसमें और लास्ट वाले में फर्क क्या है? लास्ट वाले में अग्रीमेंट हो गया था, लास्ट वाले में भी ऐसा कुछ था. बोल रहा है अग्रीमेंट एक्सचेंज हो गया 15 मार्च को, सेल वॉज कंप्लीटेड ऑन 15 में, बट बोला था एडजस्टिंग इवेंट है. यहां बोल रहा है, यहां क्योंकि एक लाइन लिखा हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या लाइन? कि भैया रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड सेल इज कंप्लीट. ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड सेल इज कंप्लीट ऑन द मंथ ऑफ मे. यानी भैया मार्च में कोई रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ हमने बात करके अपना जो बात थी वो एक जगह लिख ली. अगर यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ तो आंसर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानो. क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानो? बिकॉज यहां पे सेल कंप्लीट ही नहीं हुआ है. अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता, बाद में जाके रजिस्ट्रेशन होता, तो हम बोलते सेल रिकॉर्ड कर लो. बट अगर रिस्क रिवॉर्ड ही ट्रांसफर नहीं हुआ है तो अभी तक सेल कंप्लीट नहीं है, हम आपको सेल रिकॉर्ड नहीं करने देंगे. आप सिर्फ डिस्क्लोजर कर दीजिए, आप उसका सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते. यानी यहां पे उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला गया है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट. नॉर्मली एग्जाम में क्या याद आएगा पता है? अग्रीमेंट हो चुका है मार्च से पहले, तो 31 मार्च को पता था सेल होने वाला है, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे. बट ध्यान से क्वेश्चन में एक लाइन जो लिखी है वो इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड सेल कंप्लीशन ऑन 15 जून इन द मंथ ऑफ मे. ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर नहीं हुआ है तो सेल रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता. तो कंडीशन ऑफ सेल बैलेंस शीट डेट पर नहीं था, इसीलिए बोला गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ना गलती होने का चांस है. गलती होने का चांस है. लूजली पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा एडजस्टिंग इवेंट है, अग्रीमेंट हो चुका है, रिकॉर्ड कर लो. बट हमने बात की थी, एक होता है बातचीत करना, एक होता है इन प्रिंसिपल ही सब कुछ डिसाइड होना. खाली आपने अग्रीमेंट किया है मतलब बातचीत की है, हाँ ऐसे 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 करेंगे, बट अभी तक रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, गुड्स आपने चाबी वाबी नहीं दी, उसने काम शुरू नहीं किया, आपने सिर्फ बातचीत किया हम ऐसा बेचेंगे, अब हम लोग देख लेंगे बाद में इसका करके, फिर उसके बाद पोजीशन ट्रांसफर करेंगे. अगर ऐसा है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानना बेटर है. डन है बात? आगे. Since the notice have been received after 31st March but before 30 June, the said grant shall be adjusted in the financial statement for 23-24 because violation of the condition took place in the year 23-24 and the company must be aware of it. वायोलेशन 31 मार्च से पहले हो चुका था. अगर वायोलेशन ऑलरेडी हो चुका है तो फिर हम लोग इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. वायोलेशन बाद में होता तो हम बोलते 31 मार्च को ऐसा कोई पता नहीं था होने वाला है, तो हमको अभी रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है. तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने 4 आइटम्स थे, जिसमें थर्ड वाले में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, गंदगी किया. बोला अग्रीमेंट हो चुका है, बट फिर आगे बोला रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ. तो अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है तो हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सेल यही है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन और एग्जाम में भी दिखाई दे सकता है, आपको एमसीक्यू में दिखाई दे सकता है. अगर कंपनी को सर पता ही नहीं रहता वायोलेशन हो गया, तो देखो वायोलेशन हो गया तुमको पता नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. अगर वायोलेशन हो गया है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है. तो हम लोग उस केस में भी एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. बट अगर हमने वायोलेशन किया ही नहीं, सर वायोलेशन ही 31 मार्च के बाद हुआ है, तब वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा.
कंपनी तो हमेशा ही बोल देगी हमको पता ही नहीं था। कंपनी अगर बोल देगी हमको पता नहीं था, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होने लग गया तो बात ही खत्म हो जाएगा। तो हम कंपनी से नहीं पूछेंगे, हम ये देखेंगे कि वायोलेशन कब हुआ। अगर वो 31 मार्च को हो गया तो वी विल ट्रीट इट एज एडजस्टिंग इवेंट, अगर वो उसके बाद हुआ है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नील लिमिटेड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वायलेशन किया है, हमको पता है गलती हुई है, अब हम भला ही अपील करें नहीं करें, हमको एक बार रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। Neil Limited has its corporate office in Mumbai and sells its product to stockists all over India. On 31st March, company wants to recognize receipt of checks bearing date 31st March 13 or before as checks in hand by reducing trade receivable. कंपनी को कुछ चेक्स मिला है जिस पर डेट 31 मार्च या उससे पहले का है। The check in hand is shown in the balance sheet as item of cash and cash equivalent. All checks are presented to bank in April and also realized in the same month in the normal course after deposit. State with reason whether each of the following is an adjusting event and how the fact is to be disclosed by the company. Checks collected by marketing personnel of the company from the stockist on or before 31st March. अगर मेरा मार्केटिंग पर्सनल चेक कलेक्ट कर चुका है 31 मार्च से पहले, मेरा मार्केटिंग पर्सनल कलेक्ट कर लिया मतलब मैंने कलेक्ट कर लिया, वो मेरा ही तो एम्प्लॉई है, मेरा ही तो आदमी है। अगर उसने चेक कलेक्ट कर लिया 31 मार्च से पहले तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है। बट अगर चेक हुआ है थ्रू कोरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च और मेरे को ये बताया नहीं गया, उसने कोई मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं भेजी ऐसा ऐसा हो गया है, वो अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं आया है, देन इन दैट केस हम बोलेंगे जब चेक आएगा तब उसकी अकाउंटिंग होगी, हम पहले से अकाउंट फॉर करके नहीं रखेंगे। और अगर 31 मार्च से पहले उसने कोरियर भेजा, मेरे पास कोरियर का रिसीट आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया, अब मैंने कोरियर कंपनी से बात की, बोला हाँ बाबू चेक रिसीव हो गया, आपको पहुंचाने जा रहे हैं हम, देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं ठीक है हम चेक को रिकॉर्ड करेंगे। बट जब तक वो मेरे पास पावर में नहीं आएगा, जब तक उसके पास रिवोकेशन का पावर है, वो मेरे को बोल दिया देखिए भैया चेक का फोटो भेजे, अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोरियर दे रहे हैं, आप प्लीज ये रिकॉर्ड कर लीजिए, ऐसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब वो मेरे पावर में आएगा, जब मेरे को लगेगा हाँ चेक अब मेरे पावर में, वो चेक वापस नहीं ले सकता, देन इन दैट केस मैं चेक रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो अगर चेक उसने कोरियर के थ्रू भेजा है बट मेरे को मिला आफ्टर 31 मार्च और मेरा कंट्रोल आया आफ्टर 31 मार्च, तो मैं उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा। सर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो कोई डिस्क्लोजर करना है कि कोई डिस्क्लोजर नहीं करना, क्योंकि ये मटेरियल इवेंट नहीं है। ये डेटर से चेक टाइम टू टाइम आना, दिस इज नॉट अ मटेरियल इवेंट जिसके बारे में मेरे को अलग से बताना पड़े, तो हम कोई डिस्क्लोजर वगैरह अलग से नहीं करेंगे। चेक्स कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल is an adjusting event as marketing personnel are employees of the company, therefore representative of the company. Handing over the checks by stockists to marketing employees discharges the liability of the stockist, therefore check collected by marketing personnel on or before 31st March required adjustment from the stockist's account, that is from trade receivable, even though these checks are presented in the month of April 13. Hence checks collection of check by marketing personnel is an adjusting event as per AS4. Such check in hand will be shown in the balance sheet as a cash and cash equivalent with a disclosure in notes to accounts about the accounting policy followed by the company for such checks. Even if the check bear date 31st March or before and are sent by stockists through courier before 31st March, it is presumed that checks will be received after 31st March. Collection of checks after 31st March does not represent any condition existing on the balance sheet date. Thus, collection of check after balance sheet date is not an adjusting event. Checks that are received after balance sheet date should be accounted for in the period in which they are received, even though the same may be dated 31st March or before. As per AS4, moreover, collection of check after balance sheet date does not represent any material change affecting financial position of the entity, so no disclosure in the director report is necessary. ना कोई डिस्क्लोजर करना है, ना कोई अकाउंटिंग करना है। तो पहला वाला में हो गया एडजस्टिंग इवेंट, कंपनी को चेक इन हैंड रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जो कंपनी ने किया बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये मिल रहा है 31 मार्च के बाद, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो, दिस इज नॉट मटेरियल, दिस इज नॉट मटेरियल, तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर इतने केसेस आप देख लेते हो, इतने क्वेश्चन देख लेते हो, एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नेगोशिएशन चलना, बातें करना, अग्रीमेंट होना, बेसिक अग्रीमेंट होना, हाँ हम ये करेंगे, दिस इज नॉट अ कंडीशन। हम लोग कोई भी चीज को कंडीशन तब मानेंगे जब पुख्ता सबूत मेरे पास 31 मार्च को था कि ऐसा होने वाला है, तभी हम उसको कंडीशन बोल के एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे।
जैसे दो कंपनी का नेगोशिएशन चल रहा था मर्जर का, और वो बाद में जाके आफ्टर बैलेंस शीट डेट मर्जर हुआ, तो ये मर्जर आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही रिकॉर्ड होगा, लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं होगा। डन है बात। बट मान लो हमारा पहले ही सब कुछ हो गया, डिसाइड हो गया, पीसी निकल गया, क्या करना है क्या करना है, बाद में जाके खाली हम लोग फाइनल जो हमारा कोर्ट पेंडिंग अप्रूवल थोड़ा बहुत होता है, जो नॉर्मल अप्रूवल हमको चाहिए वो हमने लिए, देन इन दैट केस इट विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका है, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, खाली रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। नहीं लिखना है डेमन, मैंने समझाने के लिए बोला, लिखने के लिए इतना ही काफी है और कुछ मत लिखिए। आप लिखिए अगर उन्होंने कोरियर से चेक भेज दिया और हमको मिला 31 मार्च के बाद, तो हम तो यही मानेंगे हमको आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मिला और देयर वाज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट और हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विक्की मम्मी को थैंक यू बोलना यार, मैं पानी पी रहा हूं समय समय पर। क्लियर है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका अकाउंटिंग करेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे इन द रिपोर्ट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। बट अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऐसा है जो एंटिटी के गोइंग कंसर्न असम्पशन को इनएप्रोप्रिएट कर दे, तो फिर हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा, हम उसको नॉन एडजस्टिंग की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और डिविडेंड में हमने सीखा था डिविडेंड तभी रिकॉर्ड करना है जब डिक्लेयर हो, अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हो रहा है तो हम उसको पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। AS4 के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS5। ये सब थोड़े से केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसीलिए आंसर पहले से लिख के दे दिए सो दैट आपको ना अभी पूरा लिखने पर टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, हमारा एग्जाम क्लोज आ गया। मैंने क्लास में ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखाया है, अगर आप अपनी बुक में जाके देखोगे आपको सब दिखाई देगा क्लास वाले में। तो अभी मैं ये केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखवाना नहीं चाहता, बिकॉज दैट में टेक अ लॉन्ग टाइम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सारे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूं, जो आपके मेन पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट में एएस के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो हम लोग हाथ से लिख के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आजकल इंस्टीट्यूट ना क्या किया है पता है, एमसीक्यूज में शिफ्ट कर दिया है। तो एमसीक्यूज में ये सब जो कॉन्सेप्चुअल चीजें है वो पूछी जा रही है, और प्रैक्टिकल चीजें सब्जेक्टिव में पूछी जा रही है। प्रैक्टिकल हम लोग लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, इनको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS5 में बोलूं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड आइटम। फिर उसके बाद दो चीजें, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्वेश्चन 1 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपसे पूछ रहा है बताइए क्या एक्सेप्शनल, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या प्रायर पीरियड, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। पूरा AS5 का एक अच्छा रिवीजन देता है आपको क्वेश्चन नंबर 1। State whether the following items are example of change in policy, change in estimate, extraordinary item, prior period item, ordinary activity। Ordinary activity में एक होते हैं नॉर्मल आइटम, एक होते हैं एक्सेप्शनल आइटम। Actual bad debt turning out to be more than provision। Actual bad debt टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन, प्रोविजन जितना बनाया उससे ज्यादा एक्चुअल बैड डेट हो गया, दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट। मैं चेंज इन एस्टिमेट बोल सकता हूं या डिफरेंस इन एस्टिमेट। हमने एस्टिमेट किया था कि भैया इतना होगा, मेरा थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया, मतलब कम बेसी हो गया, तो ये डिफरेंस इन एस्टिमेट है। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल, AS10 बोलता है कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल और अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Government grant receivable as compensation for expenses incurred in previous accounting period। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिला है पुराने लॉसेस के लिए, पुराने एक्सपेंसेस के लिए, तो उसको हम पीएल में दिखाते हैं इमीडिएटली एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमने जो कर दिया पुराना कांड उसके लिए मिल रहा है, पास्ट लॉसेस, पास्ट एक्सपेंसेस के लिए मिल रहा है, ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज, आपने गलती से ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज की तरह ट्रीट कर लिया, प्रायर पीरियड आइटम, गलती हो गई हमसे, मिस्टेक, एरर। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, बोरोइंग कॉस्ट को ऑन वर्किंग कैपिटल को कैपिटलाइज कर दिया, ये भी एक गलती है, प्रायर पीरियड आइटम, एरर है, एरर। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, एक्सेप्शनल आइटम।
लेजिस्लेटिव चेंजेस हमारे बिजनेस में होते रहते हैं, लॉ चेंज होते रहता है, उसका इंपैक्ट आता है, बट जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो फिर एक्सेप्शनल आइटम हो गए, ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट अलग टाइप का। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन एएस 10 बोलता है एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, एएस 12 बोलता है अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह डिस्क्लोज करना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अप्लाइंग 10% डेप्रीसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%, अब क्या हुआ, 15% होना चाहिए, हमने 10% मार दिया, तो ये तो गलती भी हो सकती है, या फिर हो सकता है सर एक्चुअल में 15 हो रहा है बट हम 10 कर रहे हैं, तो वो एस्टिमेट का भी चेंज हो सकता है। बट जैसा लिखा है ना, अप्लाइंग 10% इंस्टेड ऑफ 15%, मतलब मैनेजमेंट ने बोला था 15 मारो बट हमने गलती से 10 मार दिया, प्रायर पीरियड आइटम बोल सकते हैं। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन यूजफुल लाइफ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसमें नंबर 9 में ना थोड़ा सा एम्बिग्विटी है कि भैया क्या है, 15 करना चाहिए था, हम 10 करते जा रहे हैं क्योंकि हमें एस्टिमेट पता नहीं, या फिर 15 बोला गया था हमने गलती से 10 चार्ज कर दिया, तो हम दूसरा वाला मान रहे हैं, हमें 15 बोला गया था हमने गलती से 10 कर दिया। पहला वाला चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट चेक कर लो, दूसरा वाला चेंज इन पॉलिसी, तीसरा वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चौथा वाला प्रायर पीरियड, पांचवा वाला प्रायर पीरियड, छठा वाला ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक्सेप्शनल नेचर, सातवां वाला चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, आठवां वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नौवां वाला प्रायर पीरियड, 10वां वाला चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ भी है एक बार, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और इससे ना आपको एक पूरी क्लियर आइडिया हो जाएगी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या एक्सेप्शनल, क्या प्रायर पीरियड, क्या एस्टिमेट, क्या पॉलिसी, एक बहुत अच्छी आइडिया इससे हो जाएगी। सर इसमें कोई ज्ञान लिखना है क्या, कुछ नहीं लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट है, पॉइंट लिखते जाए, पास में बताते जाए क्या है, दैट्स इट, कोई ज्ञान नहीं लिखना है। नेक्स्ट, आपको बोला भी नहीं है रीजन देने के लिए, तो आप रीजन देने जाओगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज आप रीड करें। आपको बोल रहा है बताइए, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। बोल रहे बताओ ये सब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। प्लीज एक बार आप खुद से रीड करो, खुद से रीड करो, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन 1 कराया, आप पढ़ो। पढ़ा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज क्रिएटेड एट 2% टिल 31st March,
From 1819, the rate of provision changed to 3%. Is it a change in accounting policy? No. This is a change in estimate. अभी तक हम 2% बनाते थे, अब से हम 3% बनाएंगे, तो this is not a change in accounting policy, this is a change in estimate. During the year ended, management has introduced a formal gratuity scheme in place of ad hoc ex gratia payment to employees on retirement. पहले हमारे यहाँ ना ग्रेचुइटी की कोई पॉलिसी नहीं थी, जब एम्प्लॉय रिटायर होता था अपने हिसाब से हम पेमेंट कर देते थे। अब हमने एक फॉर्मल पॉलिसी लॉन्च की है। दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्यों नॉट अ चेंज? हम लोग बोलते हैं दो केस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माने जाते। पहला, अगर कोई नया ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप नई पॉलिसी बना रहे हो, दैट इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। दूसरा, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है विच इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑलरेडी दैट वी आर ऑकरिंग और उसके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो दैट इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। Till previous year, furniture was depreciated on SLM period of 5 years. From the current year, useful life changed to 3 years. This is a change in accounting estimate, not a change in accounting policy. Management decided to pay pension to those employees who have retired after completing 5 years of service. Such employee will get a pension of 20,000 per month. There was no such scheme of pension. So this is not a change in policy क्योंकि एक नया transaction है, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। During the year ended 31st March 19, there is a change in cost formula in the measuring inventory. This is a change in accounting policy. As per AS2, the cost formula for measuring inventory are accounting policies. So a change in those formulas will be treated as a change in accounting policy. पहला वाला केस में, thus the rate of provision is change is a change in estimate. It is not a change in accounting policy. ठीक है, आगे चलता हूं। सेकंड वाले में बोला गया अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ चेंज इन पॉलिसी। Introduction of formal retirement gratuity scheme in place of ex gratia payment on retirement is a transaction which is substantially different from previous policy. This will not be treated as a change in policy. डन। पहले ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं था, पहले हम एक एडहॉक पे कर देते थे, जो रिटायर किया जैसा वो आदमी है उसके हिसाब से पे कर देते थे। अब हमने फॉर्मल स्कीम बनाई है कि ऐसे पे होगा, तो उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन यूजफुल लाइफ इज अ चेंज इन एस्टिमेट, नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। Adoption new accounting policy which do not occur previously should not be treated as a change in policy. Hence, introduction of new pension scheme is not a change in policy. Change in cost formula is a change in accounting policy. बोलिए क्लियर है क्या? पक्का? ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे इस एएस से। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो, लेट्स सी आप कर पाते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 3, ये महाकर आपने लास्ट क्वेश्चन में पहला वाला प्रायर पीरियड आइटम बोला था, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, वो हमारी गलती नहीं है। पहले 2% बनाते थे, अब से 3% बनाना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट अ मिस्टेक, दैट इज अ चेंज इन एस्टिमेट। PQR is in the process of finalizing its account for the year ended 31st March 18. Company seeks your advice. Goods worth rupees 5 lakh were destroyed due to flood in September 2015 में डिस्ट्रॉय हुआ था। क्लेम लॉन्च किया था इंश्योरेंस कंपनी, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स फॉर इंश्योरेंस क्लेम इन 15-16। उस साल कोई एंट्री पास नहीं किया। एक्चुअली क्लेम लॉन्च करने से ही हम क्लेम का एंट्री पास करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्लेम का आना भी चाहिए, क्लेम का आना भी चाहिए कि हाँ हम आपको क्लेम पास कर देंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास ही नहीं करेगा तो हम कैसे एंट्री कर लेंगे इनकम का। इन मार्च 18 द क्लेम वाज पास्ड एंड द कंपनी रिसीव पेमेंट ऑफ 3.5 लाख अगेंस्ट द क्लेम।
Explain the treatment of such receipt in the final account for the year ended 31st March 18. It is not a prior period item. वाई नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम? सर पहले ना वो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे पास पहले पता ही नहीं था, मैंने सिर्फ क्लेम लॉन्च किया था और हमको मार्च 18 में पता चला कि भैया ये क्लेम पास हुआ है और हमको पैसा मिला है। अगर मार्च 18 में आपको पता चला क्लेम पास हुआ है और आप करेंट ईयर में इसका एंट्री करना चाहते हो, दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, उसके लिए हमको क्लेम मिला, क्लेम इस साल पास हुआ तो हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, बट हम इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम कब बोलते हैं? जब पहले पता था बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब जाके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एरर और ओमिशन होने से हम प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। यहां कोई एरर और ओमिशन है ही नहीं, पहले हमने सिर्फ लॉन्च किया था, बोला थोड़ी था इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, अभी पता चला तो अब रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2.5% ऑन डेटर. Subsequently, on a review of credit period allowed and financial capacity of customer, company decided to increase the provision of 8% as on 31st March 28. Accounts were not approved by the board of directors till the date of decision. While applying the relevant standard, can this revision be considered as an extraordinary or prior period item? No, not a prior period item, not an extraordinary item. दोनों ही नहीं है। हमने 2% पहले बनाया, 2.5% बाद में जाके हमने रिव्यू करके उसको चेंज कर दिया। तो अगर हमको चेंज करना पड़ा, दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट, दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। हमने क्या रिकॉर्ड नहीं किया था? इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड नहीं किया था, फायर तो रिकॉर्ड किया ही था, लॉस तो रिकॉर्ड किया था। नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स फॉर इंश्योरेंस क्लेम। क्लेम का एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्लेम हमको मिला ही नहीं था, उस समय तक पता ही नहीं था। तो क्लेम के बारे में बाद में पता चला, लॉस तो हमने रिकॉर्ड किया ही है। डन। एज पर AS5, प्रायर पीरियड आइटम are income expenses which arise in current period as a result of error or omission in the preparation presentation of one or more prior period. Nature and amount of prior period item should be separately disclosed. ठीक है, in this case बाप रे बाप, नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग आंसर। इसमें ना इंस्टीट्यूट पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, बट उनमें आंसर उन्होंने दिया है दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। मतलब मेरे हिसाब से व्हाई इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, आपको पहले पता ही नहीं था कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ क्लेम लॉन्च करने से हम क्लेम की इनकम नहीं लिख सकते। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। आप हो सकता है इंस्टीट्यूट में दूसरा जगह देखो तो आपको दिखाई दे कि भैया नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, तो आप क्या लिखना चाहिए? नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम as no claim was passed before March 2018, not a prior period item. नहीं, डेमोन वहां लिखा हुआ है, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री नहीं हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्वेश्चन एकदम क्लियरली बोल रहा है द क्लेम वॉज पास्ड March 18 में एंड कंपनी रिसीव्ड अ पेमेंट। क्लेम पास हुआ March 18 में, तो लिखना March 18 में ही चाहिए। ये आंसर सही नहीं है, प्लीज आप इसको चेंज करें। और अगर आप चाहते हैं यही वाला लिखना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से मैं सही आंसर बता रहा हूं। कंपनी क्रिएट्स अ 2.5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर 17-18. Subsequently, company revised the estimate based on changed circumstance and want to create provision of 8%. The revision in rate of provision will be considered as a change in estimate and is neither a prior period nor an extraordinary item. The effect of such change should be shown in the PL for the year ending 31st March 18. ये हम इफेक्ट दिखाएंगे, हम PBDT 8% के हिसाब से बनाएंगे। हाँ लिख सकते हो रितिका, पहला वाला को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप प्रायर पीरियड आइटम मत लिखना। मतलब आप अकाउंटिंग इसी साल करोगे, नॉट एज अ प्रायर पीरियड आइटम, बट क्योंकि भैया उसका नेचर अलग है, नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह डिस्क्लोज करना चाहते हैं, वो कर सकते हो, कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब्दी शायन बोल रहा है मेरा डाउट आंसर कर दीजिए। अब्दी शायन का डाउट क्या है? अब्दी शायन एक बार वापस लिख दो सर, एक बार एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डिफरेंस बोलिए। अब्दी शायन, इसके लिए आप रिविजन वीडियो रेफर करें प्लीज। एक्सेप्शनल आइटम बेसिक बोलता हूं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का बस उसका नेचर, साइज, इंसिडेंस ऐसा है कि हम लोग को अलग से बताना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए।
जैसे एक्सेप्शनल आइटम क्या हो सकता है, मैंने पुराने सालों में एक प्रोविजन बनाया, अब देख रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है तो रिवर्स कर रहा हूं, तो पीएल में एक इनकम दिखा रहा हूं। ठीक है, प्रोविजन बनता कमता ये ऐसा हो सकता है बिजनेस में, बट अगर आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो तो लोगों को बताओ कि ये भाई प्रोविजन का रिवर्सल है। डन है बात। तो ये एक्सेप्शनल आइटम होते हैं जो है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड, जो बिजनेस में नॉर्मली होते हैं, बट इनका नेचर, साइज, इंसिडेंस ऐसा है जो आपको लगता है अलग से बताने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा लोगों को। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसा आइटम है जो मेरे को लगा ही नहीं था ऐसा हो सकता है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से काफी डिफरेंट है, जो बार बार रेकरिंग नहीं होते क्योंकि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड ही नहीं है। तो ये मतलब मैं बहुत बेस में समझा रहा हूं, अगर आपको डीप में एक बार रिवाइज करना है तो आप रिवीजन वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। मैं एकदम बेस में समझा रहा हूं। डन। तो ये मेरे क्वेश्चन है AS5 में। AS5 में क्वेश्चन 1 और 2 को गुड मार्क कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन 1 एंड 2 वेर वेरी गुड क्वेश्चन। ये करने से AS5 में इसी के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा। डन। 4 5 के बाद मैं चलता हूं थर्ड AS में, आज का लास्ट AS। 4 हो गया, 5 हो गया, अब मैं चलता हूं 29 में। 29 is really a very important accounting standard. Profit of sale of land due to liquidity issues. देखो लैंड अगर आपने बेचा है ना, लैंड अगर आपने बेचा है टू कर्ब योर लिक्विडिटी इश्यूज, ये आपको अलग से बताना चाहिए। हम बोलेंगे कि भैया फिक्स्ड एसेट वगैरह नॉर्मली बिक सकता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह बिक सकते हैं, बट इसका इंसिडेंस ऐसा है कि हमको लिक्विडिटी के लिए करना है, तो एक्सेप्शनल आइटम की तरह इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। खनक एक्सेप्शनल आइटम विल बी करेक्ट सेग्रीगेशन। 69 to 74, AS29। अब AS29 पता है ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और केस स्टडी भी बन सकता है। इंस्टीट्यूट AS29 से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रहा है रिसेंट एग्जामिनेशन में, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैंने भी अपनी लिस्ट में जब आपको AS29 लिखाया था तो टीयर 2 में लिखाया था, टीयर 2, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। वैसे इजी है बट ये टीयर 2 इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट के रडार पे है और इंस्टीट्यूट इससे बार बार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो AS29 आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 3 चीजें हैं, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट। प्रोविजन हम तब बनाते हैं जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, हम एस्टिमेट कर सक रहे हैं कितना आउटफ्लो होगा और आउटफ्लो प्रोबेबल हो। प्रोविजंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी हम रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। जब हम किसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग उसको कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज करते हैं। बट अगर चांसेस बहुत रिमोट है तो डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। कंटीजेंट एसेट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। कहां पे? रिपोर्ट ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी में। कंटीजेंट एसेट तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब वर्चुअली सर्टेन हो जाए कि ये पैसा रियलाइज हो जाएगा। जब तक सर्टेनिटी बहुत हाई डिग्री की ना हो, हम कंटीजेंट एसेट को एसेट बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट कंटीजेंट लायबिलिटी में अगर पॉसिबल से प्रोबेबल हो जाए तो हम प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोबेबल से सर्टेन हो जाए तो हम लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल डेमन, प्रोबेबल बोलते हैं, मोर देन 50%, मोर लाइकली देन नॉट, होने का चांस नहीं होने से ज्यादा है, मोर लाइकली देन नॉट। क्वेश्चंस देखते हैं। आज विथ रिगार्ड टू AS29, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको MCQ में दिखाई दे सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एन ऑफशोर ऑयल फील्ड where its licensing agreement require it to remove the oil rig at the end of the production and restore the seabed। आपने ऑयल रिग लगाया है, जब आपका पीरियड खत्म होगा आप अपना ऑयल रिग वहां से हटाओगे और सीस्ट बेड को रिस्टोर करोगे। 90% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट रिलेट टू द रिमूवल ऑफ रिग एंड रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कॉस्ट बाय बिल्डिंग इट। जो टोटल खर्चा लगेगा पूरे प्रोजेक्ट में बनने के बाद, उसमें 90% खर्चा तो फ्यूचर का खर्चा और 10% हम लोग जब काम करेंगे वर्किंग कैपिटल वो लगेगा। 10% arise through the extraction of oil. At the balance sheet date, the rig has been constructed but no oil has been extracted. अगर रिग कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रिग कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रिग आपने लगा दिया है, तो भले ही आप कल प्रोडक्शन करो ना करो, अगर कल आप सोचते हो हमको हटना है तो आपको वो रिमूवल वाला काम और रिस्टोरेशन वाला काम करना पड़ेगा। क्योंकि रिग कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो रिमूवल एंड रिस्टोरेशन का जो खर्चा है उसका आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए।
इसका आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, प्रोबेबल है फ्यूचर में आउटफ्लो होगा एंड हम अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हमें प्रोविजन बना लेना चाहिए। बट एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन के खर्चे का प्रोविजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया। जब तक एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को इसके लिए कोई खर्चा पे करना पड़ेगा। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन का नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी ये प्रोबेबल नहीं है। बट रिमूवल ऑफ रिग का एंड रिस्टोरेशन ऑफ बेड का मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपने रिग कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में रिमूव करना पड़ेगा और सी बेड को रिस्टोर करना पड़ेगा। In 1819, ACE Limited gives a guarantee of certain borrowings of Brew Limited, whose financial condition at that time was sound. Financial condition अच्छा था। 1920, financial condition of Brew Limited deteriorates and on 31st December 19, it gets into liquidation. Balance sheet date 31st March 19. अगर balance sheet date 31st March 19 है, यानी 1819, उस समय financial condition sound था। अगर financial condition sound था तो कोई provision नहीं बनाना, क्योंकि कोई हमारे ऊपर ऐसा प्रोबेबल ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था। फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है, वो पैसा दे देगा तो हमको कुछ देने का दरकार नहीं है, तो प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी जरूर करना चाहिए। ये गारंटी आप दूसरे के बिहाफ में दे रहे हो तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए। ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर वो मना कर दे तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर करना चाहिए, अनलेस द चांसेस आर रिमोट। अगर चांसेस रिमोट है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो डिस्क्लोजर करना चाहिए। The construction of oil rig creates an obligation under the terms of the license to remove the rig and restore the bed. Thus, it is an obligating event. At the balance sheet date, there is no obligation to rectify the damage caused by extraction of the oil. An outflow of resource embodying economic benefit in settlement is probable. Therefore, a provision is recognized for the best estimate of 90% of the eventual costs that relate to removal of oil rig and restoration of the damage. These costs are included as a part of cost of the rig. ये हम लोग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। AS10 बोलता है पीपी का कि जो फ्यूचर में आपका रिमूवल डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होगा। नो ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई the damage that will be caused by extraction of oil, as no oil has been extracted, so no provision is required for the cost of extraction of oil at the balance sheet date. धन्यवाद। अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन का कोई प्रोविजन नहीं बनाना है, बट उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। उसका प्रोविजन जब आप बनाओगे तो एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे और साथ साथ एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे। As per AS 29, for a liability to qualify for recognition, there must not be only a present obligation but also the probability or outflow to settle the obligation. Obligating event is giving of the guarantee by ACE Limited for certain borrowings which gives rise to an obligation. No outflow of benefit is probable on 31st March 19. Thus, no provision is required. The guarantee is disclosed as a contingent liability unless the probability of outflow is remote. 31st March 19 को कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज द आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। During 1920, financial condition of Brew Limited deteriorates and finally goes into liquidation. Obligating event is giving guarantee which gives rise to a legal obligation. At 31st March 2020, it is probable that outflow of resource embodying economic benefit will be required. Thus, provision is recognized for the best estimate of the obligation. नेक्स्ट ईयर उसका हालत खराब हो गया, डिटोरिएट हो गया, तो अब हमको लग रहा है पैसा देना पड़ेगा। अगर हमको लगता है पैसा देना पड़ेगा तो आपको उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए जितना आपको लगता है आउटफ्लो होगा। तो लास्ट ईयर में कोई प्रोबेबल नहीं था आउटफ्लो का, तो हम लोग नहीं बनाएंगे प्रोविजन। इस साल प्रोबेबल है तो हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपको सिखा रहा है कि ये कब प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, कब नहीं करते। प्रोविजन तब रिकॉर्ड करते हैं जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 प्रोबेबल है कि आउटफ्लो करना पड़ेगा, नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट हम कर पा रहे हैं। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रोविजन, एक भी फेल होगा तो फिर हमें उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में ले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, ये इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछ सकता है। 5 मार्क 7 मार्क में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी डाल सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, आपका काम हो जाएगा। An engineering goods company provides for after sales warranty for 2 years to its customer. Based on past experience, the company has been following the policy of making provision for warranties on the invoice amount on the remaining balance warranty period. Invoice amount के ऊपर हम लोग वारंटी का प्रोविजन बनाते हैं। अगर इनवॉइस लेस देन 1 ईयर है तो 2.5% प्रोविजन, इनवॉइस मोर देन 1 ईयर है तो 4.5% प्रोविजन।
रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड अगर 1 साल से कम है, बोल रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, अगर रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड 1 साल से कम है तो हम लोग 2.5% का प्रोविजन बनाएंगे। बैलेंस वारंटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है, अभी ज्यादा टाइम बाकी है, तो हम 4.5% का प्रोविजन बनाएंगे। कंपनी ने इनवॉइसेस रेज किया है हर साल इतना इतना इतना। पहला वाला है 2021 में, दूसरा वाला है 22-23 में, तीसरा वाला है 21-22 में, चौथा वाला है 22-23 में, पांचवा वाला है 23-24 में, ये भी है 23-24 में। मेरे हिसाब से एक डेट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, जो दिया है हम लोग वो डेट फॉलो करेंगे। वो शायद 17 जुलाई 2021 होना चाहिए था, वो शायद 17 जुलाई 2021 होना चाहिए था। ठीक है, जो दिया है हम लोग उसको फॉलो करते हैं, थोड़ा ईयर्स फॉलो कर लेना। Calculate the provision to be made for warranty as at 31st March 23 and 24. Okay. Also compute the amount to be debited to PL for the year ended 24. हम लोग को सिर्फ 23-24 पर काम करना है, 2023 एंड 2024, मतलब 2022-23 और 23-24 पर काम करना है। मैं ना इसको ठीक करूं क्या, इसको 17 जुलाई 2021 कर दो ना, 17 जुलाई 2021। पहले ना मैं ईयर 22-23 का काम कर रहा हूं। इनवॉइस डेट, सेल अमाउंट, वारंटी एंड्स, रिमेनिंग वारंटी पीरियड ऑन 31st March 23, क्योंकि हम 22-23 का कर रहे हैं। वारंटी प्रोविजन परसेंटेज, प्रोविजन अमाउंट। सबसे पहले इनवॉइस डेट 20 फरवरी 2021 है, 20 फरवरी 21, अमाउंट 42,000। फिर 17 जुलाई 21, अमाउंट 25,000। फिर 27 जनवरी 2022, अमाउंट 47,000। 1 मार्च 23, अमाउंट 1,10,000। इसके बाद का जो 2 सेल है वो नेक्स्ट ईयर का है, 22-23 में उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, वो सेल होगा तब वारंटी का प्रोविजन बनेगा। इसका वारंटी एंड हो रहा है 20 फरवरी 2023, तो वारंटी रिमेनिंग वारंटी पीरियड नील, खत्म हो गया वारंटी, 20 फरवरी 2023 को ही खत्म हो गया, तो 31 मार्च 23 को कोई वारंटी बाकी नहीं है। इसका खत्म होगा 17 जुलाई 2023, अभी 31 मार्च चल रहा है, 17 जुलाई तक चलेगा, लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर है तो कितना, 2.5%। फिर उसके बाद 27 जनवरी 2024, तो अभी मेरा 31 मार्च 23 चल रहा है, 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 से ये लेस देन 1 ईयर हो गया, 31 मार्च 24 तो लेस देन 1 ईयर। 1 मार्च 23 से तो 1 मार्च 25, 31 मार्च 25 से 1 साल ज्यादा, ग्रेटर देन 1 ईयर, 4.5%, 4.5%। तो इधर प्रोविजन 0, इधर 25,000 का 2.5%, 25,000 का 2.5%, 625, 47,000 का 2.5%, 1175, 1,10,000 का 4.5%, 4950। एक बार प्लीज चेक कर लो आप, मैं चेक कर रहा हूं कि भैया ऑन दी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 23 को कितना पीरियड बाकी है। अगर पीरियड 1 साल से कम बाकी है तो 2.5% का प्रोविजन, 1 साल से ज्यादा बाकी है तो 4.5% का प्रोविजन। सेम ईयर 23-24, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कितना प्रोविजन चाहिए। देख,
23-24 में बोलूं रियली तो ये 3 का तो वारंटी खत्म हो जाएगा, थर्ड तक, फोर्थ का वारंटी अभी भी बचेगा 13-23। फिर 2 सेल और हुआ, एक 24/8/23 कितने का 34, और एक है 20 मार्च 24 कितने का सेल हुआ 75,000। इससे पहले की सारी सेल का वारंटी खत्म हो चुका है। मैं 31 मार्च 24 को खड़ा हूं, 1 मार्च 25, 24/8/25, 20/3/26। अगर मैं 31 मार्च 24 को खड़ा हूं तो इसमें लेस देन 1 ईयर बाकी है, इसमें ग्रेटर देन 1 ईयर बाकी है, इसमें ग्रेटर देन 1 ईयर बाकी है। 2.5, 4.5, 4.5, 1,10,000 इंटू 2.5%, 2750। 34,000 इंटू 4.5%, 1530। 75,000 इंटू 4.5%, 3375। 7655। ये मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना होगा दोनों साल में, मतलब एंड में इतना प्रोविजन मेरे को रखना होगा। अब प्रोविजन टू बी चार्ज टू पीएल इन 31 मार्च 24, इस साल चाहिए 7655, लास्ट ईयर का 6750 बना हुआ है, 7655 माइनस 6750, नया प्रोविजन 905 का बनाना होगा। लास्ट ईयर मैंने बना लिया था कितना, लास्ट ईयर मैंने बना लिया था 6750, इस साल मेरे को चाहिए 7655, तो मुझे नया प्रोविजन क्रिएट करना होगा 905। इसमें और कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये कैलकुलेशन करके आएंगे, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। आराम से आप चेक कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ नहीं। बैलेंस शीट डेट पर जाइए, देखिए कितना रिमेनिंग वारंटी पीरियड बाकी है। अगर रिमेनिंग वारंटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो 4.5%, उससे कम है तो 2.5%। तो बैलेंस शीट डेट से चेक करना होगा व्हाट इज द रिमेनिंग वारंटी पीरियड। हम लोग बैलेंस शीट डेट पर ही प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी दिन चेक करेंगे कितना वारंटी पीरियड बाकी है, उसके बेसिस पे प्रोविजन बनाएंगे। प्लीज चेक कर लो। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है। मैंने हर इनवॉइस को देखा, 2 साल का वारंटी पीरियड क्या होना चाहिए वो वारंटी पीरियड लिख दिया। अब मैं बैलेंस शीट डेट पर चेक कर रहा हूं कि मेरा वारंटी पीरियड कितना बाकी है। अगर वो वारंटी पीरियड 1 साल से कम है तो 2.5%, 1 साल से ज्यादा है तो 4.5%।
सर आप क्लास में तो हर साल निकालने बोले थे। देखो वहां पे क्लास में पूछा था हर चीज, यहां पे नहीं पूछा है। वारंटी एंड डेट कैसे आया मेरे बच्चे? वारंटी बोल रहा है 2 साल की है, 2 साल की, 2 इयर्स। तो जिस दिन इनवॉइस हमने किया है, माल बेचा है, उससे 2 साल का वारंटी पीरियड है। वारंटी पीरियड 2 इयर्स है। तो जिस दिन आपने माल खरीदा उससे 2 साल तक की वारंटी है। अवधि शायन क्लास में सिखाने के लिए बोलता हूं, सब कैलकुलेट करो। अभी एग्जाम में जो पूछेगा उतना ही आपको बताना है। अगर पूछा है 23, 24 तो आप वही बताइए। डन, आगे चलता। क्वेश्चन 3, ये भी क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, एकदम क्लास में हमने क्वेश्चन किया था और आप देख लो कभी भी ये एमसीक्यू में या 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। At the end of financial year ending 31st December 17, company finds that there are 20 lawsuits outstanding which have not been settled till the date of the approval of accounts by BOD. 20 लॉसूट कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, 20 केसेस चल रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। 5 केसेस में हमको लगता है विन 100% प्रोबेबिलिटी। अगर हमको लगता है विन 100% प्रोबेबिलिटी है तो कुछ करने का जरूरत नहीं, नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं करना, कोई प्रोविजन नहीं बनाना, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर नहीं करना, एंजॉय करो। 10 केसेस में विन है 60%। अगर 60% विन है तो लॉस का चांस 40% है, 40% लॉस का चांस है। लॉस का चांस क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं है, 50% से कम ही है, तो हमें यहां कोई प्रोविजन नहीं बनाना। हम यहां पे कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर करेंगे क्योंकि मेरा आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है बिकॉज दी चांसेस ऑफ आउटफ्लो आर नॉट ग्रेटर देन 50%। मेरा सिर्फ 40% चांस है कि मैं हार जाऊं। अब मुझे कितना कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहिए? 30% चांस है कि हम एक हारेंगे तो 1,20,000 का। 30% चांस है कि मैं हारूंगा तो 1,20,000 का मुझे पेनल्टी देना होगा। 10% चांस है कि हारूंगा तो 2 लाख का पेनल्टी देना होगा। तो ऑन एन एवरेज 10 केसेस है, 30% चांस है कि 1,20,000 देना होगा, 10% चांस है कि हमको 2 लाख देना होगा और 60% चांस है कुछ नहीं देना होगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड एवरेजेस निकाल रहा हूं। तो मेरा एवरेज इधर हो जाएगा 36,000 प्लस 20,000 इंटू 10 केसेस, 5,60,000 तक का मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ सकता है। 5,60,000 का। ऐसे सोचो ना, 6 केसेस में जीत जाऊंगा 10 में से, तो उस पर छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा। 3 केसेस हारूंगा तो 1,20,000 करके देना होगा, तो 3,60,000। एक केस हारूंगा उस पर 2 लाख देना होगा, तो 5,60,000। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड एवरेज। ये कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह डिस्क्लोज होगी और अमाउंट में डिस्क्लोज करूंगा, 5,60,000 तक का लाइबिलिटी आ सकता है। नेक्स्ट में 5 केसेस में 50%, 5 केसेस है जिसमें 50% विन प्रोबेबिलिटी है। 50% विन मतलब 50% लॉस, अभी भी ग्रेटर देन 50% नहीं है। ग्रेटर देन 50% होने से प्रोबेबल बोलता हूं। यहां पे भी मैं कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर करूंगा। अब कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर करूंगा तो कितनी अमाउंट से? बेस्ड ऑन एवरेज। 50% में कुछ नहीं आएगा, 30% केस में 1 लाख रुपया देना पड़ सकता है और 20% केस में 2,10,000 देना पड़ सकता है। तो 42,000 प्लस 30,000, 72,000 इंटू 5, 72,000 इंटू 5, ये हो गया 3,60,000। 3,60,000, 3,60,000 का मुझे लॉस आ सकता है, लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ सकता है। ये दोनों ही 560, 360, 9,20,000 में कंटिजेंट लाइबिलिटी बोल के नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करूंगा, मैं कोई प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। बोल रहा है आउटकम ऑफ ईच केस टू बी टेकन एज ए सेपरेट एंटिटी। कोई केस दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सब अलग अलग केसेस है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लॉस। कंटिजेंट लॉस हो गया 9,20,000 एंड ट्रीटमेंट बताओ। ट्रीटमेंट होगा should be treated as a contingent liability and अगर ये contingent liability है तो डिस्क्लोज करना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम ये लॉस को सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हमें लिखना चाहिए, क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे 7 मार्क में आ जाए तो पहले लिखेंगे प्रोविजन।
प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके 3 केस, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोजर करेंगे। फिर हम ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लॉस, फर्स्ट 10 केसेस 0, सेकेंड 10 केसेस इतना, थर्ड 5 केसेस इतना, तो टोटल कंटीजेंट लॉस 960 जैसे मैंने कैलकुलेट किया है। As the chances of loss are less than 50%, chances of loss are 50% or less, the contingent loss shall be treated as a contingent liability and disclosed in notes to account. No provision shall be created for it. इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 9,20,000 का कंटिजेंट लॉस का डिस्क्लोजर करना है। एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए। क्लियर है क्या? क्योंकि चांसेस दोनों केसेस में 50% या उससे कम था, तो हमने बोला कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगा, प्रोविजन नहीं बनेगा। कंटिजेंट लायबिलिटी कितना डिस्क्लोज होगा? जितना मेरे को लगता है मेरे ऊपर पेनल्टी आ सकता है। तो मैंने पेनल्टी अपना कैलकुलेट किया, कितना मैं केसेस हारूंगा और पेनल्टी आ सकती है, उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है ना, ठीक है, जो दिया है वो मैं आपको समझा देता हूं, आप एग्जाम में वो कर सकते हो, बट रियली ट्रीटमेंट वैसा नहीं होना चाहिए था। पहले हम लोग समझते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने दिया था, कभी भी एग्जाम में रेप्लीकेट हो सकता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। A Limited sells goods with unlimited right of return from its customer. Unlimited right of return. माल बेच दिया, तुम ले ले, नहीं पसंद आए तो जब चाहे तब वापस कर देना, तब वापस कर देना। The following pattern has been observed in return of sales. Time frame return from the date of purchase between 0 to 1 month 6%. टोटल सेल्स में से जब हम माल बेचते हैं कस्टमर को, 1 महीने के अंदर 6% रिटर्न आ जाता है। मतलब मैंने माल बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो 1 महीने के अंदर रिटर्न कर दिया। बिटवीन 1 to 2 मंथ 7%, 1 महीना खत्म हो गया, सेकेंड महीने में 7% के आसपास रिटर्न आ जाता है। बिटवीन 2 to 3 मंथ्स 8%, सेकेंड महीना खत्म होने के बाद थर्ड मंथ में भी 8% रिटर्न आ जाता है। ठीक है, ये रिटर्न आ जाता है गुड्स। हमने माल बेचा, गुड्स रिटर्न आ जाता है। पता है अगर हमने माल ऐसी राइट के साथ दिया है तो रूल ये होता है कि आपको सेल्स ना इमीडिएटली रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए। सेल्स उतना ही रिकॉर्ड करो जितना आपको लगता है कि आपको रिटर्न नहीं आएगा गुड्स। आपने माल बेचा 100 रुपए का, आपको लगता है भाई 75 का गुड्स तो रिटर्न नहीं आएगा, तो 75 का सेल्स रिकॉर्ड कर लो, बैलेंस सेल्स पर वेट करो। आपको वेट करना चाहिए कि भैया हमारा वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अल्टीमेट सर्टेनिटी नहीं है कुछ भी।
अभी रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, सर्टेनिटी नहीं आई है कलेक्शन पे, तो वेट करना चाहिए। जब आपको लगने लग जाए हाँ भाई ये एक्सेप्ट कर लेगा, वापस नहीं आएगा, तो सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में देते हुए बोला कि सेल्स जब माल बेचा तभी रिकॉर्ड कर लो, मान लो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, बट क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है, तो जितना रिटर्न आ सकता है उसका हम लोगों को प्रोविजन बना लेना चाहिए ऑफ दी प्रॉफिट्स का, कि भाई अगर 100 में से 25 रिटर्न आएगा तो 25 का सेल्स पे जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसका प्रोविजन बना लो, क्योंकि हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है, तो उतना प्रॉफिट हमारा नहीं होगा अगर फ्यूचर में गुड्स रिटर्न आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोला हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेल सारा रिकॉर्ड कर लेंगे, बट जितना जितना हमको लगता है रिटर्न आ सकता है उसका जो प्रॉफिट मैंने इस साल रिकॉर्ड किया है उस प्रॉफिट के अगेंस्ट मैं उतना प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि फ्यूचर में रिटर्न आए भी तो मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाई ना दे। द कंपनी हैज मेड अ सेल ऑफ 36 लाख इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में 36 लाख का माल बेचा, जनवरी में 36 लाख का माल बेचा। 48 lakh in February, 60 lakhs in the month of March. Total sales for the financial year were 400 lakh and cost of sales 320 lakhs. 400 लाख का सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 320 lakhs. तो मैं बोल सकता हूं हमारा जीपी 80 lakhs. तो जीपी परसेंटेज या जीपी मार्जिन हम लोग मेंटेन करते हैं 80/400. 20% हमारा जीपी मार्जिन है। हम जब गुड्स बेचते हैं तो हम 20% मार्जिन के साथ बेचते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बोला प्रोविजन कितना बनाना है, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर लेंगे पूरा 400 lakhs। हमने गुड्स बेच दिया, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, 400 लाख का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बट हम उसके साथ साथ प्रोविजन बनाएंगे। कितना प्रोविजन कि भैया जितना हमको फ्यूचर में गुड्स रिटर्न आ सकता है आफ्टर 31 मार्च, जो गुड्स हमको फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखेंगे। क्यों बना के रखेंगे? ताकि फ्यूचर में जब गुड्स रिटर्न आए तो हमने जो अभी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है उस प्रॉफिट के अगेंस्ट हमको प्रोविजन भी बना लेना चाहिए, ताकि मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड ना दिखे। तो अब मेरे को देखना है कितना मुझे प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मैं बोलूंगा जो मैंने गुड्स जनवरी में बेचा था, जनवरी का सेल 36 lakhs। देखो जनवरी की सेल में से फरवरी और मार्च, जनवरी की सेल अगर मैंने की है जनवरी में सेल, तो 0 to 1 मंथ जो रिटर्न आना है फरवरी के अंदर वो रिटर्न अभी तक आ चुका होगा। जो फरवरी से मार्च मतलब मार्च में रिटर्न आना है 1 to 2 मंथ्स, वो भी रिटर्न आ चुका होगा। 31 मार्च के बाद कितना रिटर्न आ सकता है? सर 31 मार्च के बाद 8% रिटर्न आ सकता है, क्योंकि 6 और 7 फरवरी और मार्च का तो काम खत्म हो गया। मार्च के बाद मेरे को कितना रिटर्न आ सकता है? 8% का रिटर्न। तो इतना गुड्स अभी भी रिटर्न आ सकता है 31 मार्च के बाद। मैंने सेल रिकॉर्ड कर लिया, बट इतना गुड्स अभी भी रिटर्न आ सकता है। अगर ये गुड्स रिटर्न आ गया, इतना गुड्स अगर रिटर्न आ गया, तो इस पर जो मैंने 20% प्रॉफिट कमाया है वो 20% प्रॉफिट मेरा होगा नहीं, मैं कमा नहीं पाऊंगा। तो उसका मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए। 36 लाख इंटू 8% इंटू 20%, 57,600। जो मैंने जनवरी में गुड्स बेचा है 36 लाख का, उसमें से 8% गुड्स अभी भी रिटर्न आ सकता है अप्रैल में, 2 to 3 मंथ्स वाला। जनवरी एंड तक माल बेचा, फरवरी मार्च में जो आना था आ गया, अब अप्रैल में रिटर्न आ सकता है। तो अप्रैल में कितना रिटर्न आ सकता है? 2 to 3 मंथ्स में 8% रिटर्न आ सकता है। उतना अगर रिटर्न आ सकता है तो उसके प्रॉफिट का मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए। फरवरी का सेल हुआ 48 lakhs। अब जो फरवरी में माल बेचा, मार्च में जितना रिटर्न आना था वो तो आ गया होगा 6%, बट अप्रैल और मई में अभी भी रिटर्न आ सकता है 7% एंड 8%। 7% एंड 8% यानी 15% गुड्स अभी भी रिटर्न आ सकता है 1 to 2 मंथ एंड 2 to 3 मंथ्स। और उस पर 20% प्रॉफिट मैंने जोड़ रखा है। 48 lakhs इंटू 15% इंटू 20%, 1,44,000 का प्रोविजन मेरे को बना लेना चाहिए, क्योंकि उतना प्रॉफिट हो सकता है मुझे ना कमाई हो, क्योंकि वो गुड्स रिटर्न आ जाएंगे। तो मैंने 48 लाख का माल बेचा है, मार्च में जो रिटर्न आना था आ गया, बट अभी अप्रैल और मई में रिटर्न जो है फ्यूचर में आ सकता है। अगर वो गुड्स रिटर्न आ गया तो मुझे उसका प्रॉफिट कमाने नहीं मिलेगा, तो उसका प्रोविजन बना लो। मार्च का सेल, मैंने मार्च में माल बेचा है 60 lakhs का। अब इसमें से कुछ गुड्स अप्रैल में रिटर्न आ सकते हैं, कुछ गुड्स मई में आ सकते हैं, कुछ गुड्स जून में आ सकते हैं। तो 6%, 7%, 8% इतना रिटर्न आ सकता है। और इस पे 20% प्रॉफिट मैंने जोड़ रखा है। 6, 7, 13, 8, 21% इंटू 20%,
2,52,000 का मुझे प्रोविजन इसके लिए बना लेना चाहिए, मुझे इसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो टोटल प्रोविजन जो मुझे 31 मार्च को बना लेना चाहिए फॉर द एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच आई हैव रिकॉर्डेड, बिकॉज वी हैव रिकॉर्डेड फुल रेवेन्यू, हमें इतने का प्रोविजन बना लेना चाहिए। बिल्कुल डेमोन, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का आंसर होना चाहिए था, हमें जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उतना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, हम रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना हमको लगता है रिटर्न नहीं आएगा। तो मैं निकाल लूंगा कितना कितना रिटर्न आ सकता है, 400 लाख में से उतना माइनस कर दूंगा, बैलेंस में रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लूंगा। बट इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं नहीं, आप पूरा 400 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, आप सिर्फ जो प्रॉफिट आपने 400 लाख पे 20% रिकॉर्ड कर लिया, बट उसमें से रिटर्न आ सकता है, सिर्फ उतने प्रॉफिट का प्रोविजन बनाओ। इंडेस सीधा बोलता है, इंडेस आप पढ़ोगे तो इंडेस बोलता है अगर राइट ऑफ रिटर्न है, इन दैट केस सेल्स उतना ही रिकॉर्ड कीजिए जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में रिटर्न नहीं आएगा, तो सेल उतना ही रिकॉर्ड कर लीजिए जितना फ्यूचर में रिटर्न नहीं आएगा। जो फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है उसका अगर पैसा आपको कुछ मिल गया तो उसको लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। बट इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर दिया कि हम रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड करेंगे और हम प्रोविजन बनाएंगे, क्या चीज के लिए, जितना हमने प्रॉफिट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया बट फ्यूचर में गुड्स रिटर्न हो जाएगा, उसका हम अभी से प्रोविजन बना लेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे प्रोविजन कब रिकॉर्ड होता है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविजन तब रिकॉर्ड होता है जब 3 कंडीशन हो। इन दिस केस रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड ऑफ 400 lakhs टू द एक्सटेंट ऑफ risk and rewards transferred to the customer. However, a provision shall be made for the profits that have been recognized during the year but for which goods can be returned in the next year. और उसका प्रोविजन का कैलकुलेशन ये रहेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी होगा, वो लोग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। वो लोग बोल रहा है 8% तो तीनों केस में बनाना है तो तीनों को जोड़ के 8% मार दिया, 7% 2 पे बनाना है तो 2 को जोड़ के 7% मार दिया, और 6 पे एक ही का बनाना है तो उस पे 6% मार दिया। मैं बोलूंगा वैसे मत दे, जो जनवरी में माल बिका उसमें 0 to 1, 1 to 2 खत्म हो गया है, खाली 2 to 3 वाला महीना बाकी है, उस पे 8% का मेरे को रिटर्न आ सकता है, तो जितना रिटर्न आ सकता है इंटू 20% प्रॉफिट मार्जिन, मैं वो कैलकुलेट करके प्रोविजन बना लूंगा। मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया बट फ्यूचर में गुड्स रिटर्न आ जाएगा तो वो प्रॉफिट मैं कमा नहीं पाऊंगा, तो मुझे उसका प्रोविजन बनाना चाहिए। क्लियर है बात? 100%। अब ये सब आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देगा ना तो बहुत मुश्किल कर देगा अगर आपने ये सबको देखा नहीं है, इसीलिए इन क्वेश्चन को देख के सही से जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी कैलकुलेशन में। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और वो प्रॉफिट, तो जितना मेरे को गुड्स रिटर्न आ सकता है उस पे जो मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया उस प्रॉफिट का मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए। डन। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि इसका आंसर मैंने नीचे दे रखा है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। ये रिसेंट इंस्टीट्यूट ने दिया है, शायद आरटीपी में दिया था, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और जो हमने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए ना वैसा ही आपको एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अमाउंट करके अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ट्राई करना चाहिए खुद से, आंसर दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, कोई डाउट हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास पूछ लेना, अदरवाइज इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये आपसे एक बार में बन जाएगा। तो AS 4529 में 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 29 से दिखाई देगा, एंड 4 और 5 वो ज्यादातर एमसीक्यू में डालेगा, अगर बड़ा क्वेश्चन दे दे तो हमने प्रैक्टिस तो किया ही है बट एमसीक्यू में आने का चांस ज्यादा है। क्लियर है बात? कल हम लोग करेंगे, कल संडे है, कल हम लोग 12 बजे मिलेंगे 12 नून, और कल हम लोग 2 इंपॉर्टेंट एएस करेंगे। मेरे को पता नहीं उसमें क्या है, 19 और 22 करने की इच्छा है कल, 19, 22, और लगे हाथ 24 भी सल्टा लेंगे क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट 19 और 22 कल मैं आपको करवाऊंगा।
कल 19 और 24 लिखा हुआ है, 19 करेंगे, 22 करेंगे, 24 करेंगे। डन। कल मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, फिर मंडे को एक एएस रहेगा, वो सल्टा के अपने पूरे एएस का हमने 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छे से कर लिए, जो थ्योरी क्वेश्चन थे उसको पूरा डिस्कस कर लिया और आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो कल 12 बजे मिलेंगे, एएस 19, 20, 24, डोंट मिस। क्लियर? बाय बाय, थैंक यू।